ओके, नेक्स्ट डीपीपी हम लोग स्टार्ट करते हैं। डीपीपी नंबर 3 है ये, लॉज ऑफ मोशन। और इसमें लॉज ऑफ मोशन में जेई मेन में लास्ट आई थिंक 2013 ऑनवर्ड्स जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे ये क्वेश्चन यही क्वेश्चंस हैं, इंक्लूडिंग 2021। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेज अ ब्लॉक केप्ट ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन द फिगर remains at rest up to a maximum force 2 Newton down the incline. The maximum external force up the incline that does not move the block is 10 Newton. The coefficient of static friction between the block and the plane. देखो ये कहना चाह रहा है कि अगर हम ब्लॉक को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं तो 2 न्यूटन तक ये नीचे नहीं जा रहा है, मतलब 2 न्यूटन पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा। और इसको हम दो पर्टिकुलर केस हैं, और अगर ऊपर मूव करना है तो 10 न्यूटन तक ये मूव नहीं कर रहा है। तो दोनों सिचुएशन में फ्रिक्शन का मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू लगाएंगे। और अब ऐसा है, देखो जब हम 2 न्यूटन फोर्स की बात करेंगे, अलग एफबीडी बना लेते हैं। जब मान लेते हैं कि इसका मास कुछ m है, जब हम नीचे की तरफ 2 न्यूटन लगाते हैं तो इसकी स्लिपिंग टेंडेंसी नीचे की तरफ होगी, तो फ्रिक्शन इस पे ऊपर की तरफ लगेगा। तो फ्रिक्शन को हम लोग लिख देते हैं म्यू एम जी कॉस थीटा, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। और एम जी साइन थीटा भी नीचे की तरफ लगेगा, तो एम जी साइन 30 नीचे हो गया। तो इस सिचुएशन में भी ये जस्ट रेस्ट पे है, जस्ट रेस्ट पे है तो फोर्सेस बैलेंस कर सकते हैं। तो हम इसमें इक्वेशन बना लेते हैं 2 प्लस एम जी साइन 30 इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस 30। ये फर्स्ट सिचुएशन के लिए हो गया। और जब हम इसके ऊपर की तरफ 10 न्यूटन लगा रहे हैं जिससे ये मूव नहीं करे, तो इसकी स्लिपिंग टेंडेंसी ऊपर होगी, और अगर स्लिपिंग टेंडेंसी ऊपर है तो फ्रिक्शन इस पे नीचे की तरफ लगेगा। तो ये हो जाएगा म्यू एम जी कॉस 30 नीचे की तरफ, एम जी साइन 30 पहले की ही तरह नीचे ही लगेगा। तो इस सिचुएशन में भी ये ब्लॉक रेस्ट पे ही है, जस्ट रेस्ट पे है। तो फोर्सेस अगर बैलेंस करें तो हमको मिलेगा 10 इज इक्वल टू एम जी साइन 30 एंड प्लस म्यू एम जी कॉस 30। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें म्यू का वैल्यू फाइंड करना है। तो वैसे देखा जाए तो म्यू और एम दो अननोन है इसमें। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि ये एम जी साइन 30 वाला टर्म इधर ले जाके अगर डिवाइड कर दें तो एम जी तो राइट हैंड साइड से कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा वो मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम 1 and 2। तो यहाँ से आएगा म्यू कॉस 30, कॉस 30 को लिख देते हैं √3/2 माइनस साइन 30 यानी 1/2 एंड होल डिवाइडेड बाई म्यू कॉस 30 विच इज √3/2 एंड प्लस साइन 30 विच इज 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू 2/10। तो ये 2 भी पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये 1/5 बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू इंटू 5√3 माइनस 5 इज इक्वल टू म्यू इंटू √3 प्लस 1। तो यहाँ से 4√3 टाइम्स म्यू इज इक्वल टू 6 आएगा। तो यहाँ से म्यू का वैल्यू हो जाएगा 3/2√3, या इसको लिख सकते हैं सीधे सीधे √3/2। तो √3/2 देखिए हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा। फ्रिक्शन के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस इंक्लाइन के ऊपर भी काफी क्वेश्चन है, इंक्लाइन के ऊपर फ्रिक्शन के। क्वेश्चन नंबर 2 में a particle moves from the point given है at t equal to 0 with initial velocity given है, it is acted upon by a constant force which produces a constant acceleration given है। what is the distance of particle from origin at t equal to 2 second। तो हम लोग इसमें डायरेक्टली कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो हम लोग यूज कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और हम लोग इसको डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में यूज करते हैं। तो u की जगह आ जाएगा 5i कैप प्लस 4j कैप इंटू टाइम यानी कि 2 सेकेंड प्लस हाफ a, एक्सीलरेशन की जगह है 4i कैप प्लस 4j कैप इंटू टी स्क्वायर। तो ये डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालेंगे तो इधर हो जाएगा 10i कैप प्लस 8j कैप, 10i कैप एंड 8j कैप प्लस
प्लस इसमें ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8i प्लस 8j, तो ये टोटल आ जाएगा 18i प्लस 16j। ये डेल्टा आर आया है, तो इस डेल्टा आर को हम लोग लिख सकते हैं आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आर इनिशियल दिया हुआ है 2i प्लस 4j, तो यहाँ से हम आर फाइनल निकाल पाएंगे। आर फाइनल का वैल्यू हो जाएगा 2 और एड हो जाएगा, तो 20i एंड 20j। तो इस सिचुएशन में उसकी डिस्टेंस अगर हम देखें ओरिजिन से, तो 20√2 हो जाएगी सीधे सीधे। मॉड आर की वैल्यू, मॉड ऑफ आर फाइनल इज 20√2 मीटर में है सब, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में, अब थर्ड क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है। थर्ड में कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज केप्ट ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन एज शोन। A force 3 Newton is applied on the block. The coefficient of static friction given है. What should be minimum P such that block does not move downward? अब ये डाउनवर्ड कह रहा है, ठीक है, तो अगर इसका हम FBD बनाए, तो अगर ब्लॉक को हमें डाउनवर्ड मूव करने से रोकना है, तो एक बात समझना, स्लिपिंग टेंडेंसी डाउनवर्ड होगी, तो फ्रिक्शन हम ऊपर की तरफ लगाएंगे, और फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इंटू एम इंटू जी इंटू कॉस 45, और 3 न्यूटन का फोर्स एक लग रहा है, और प्लस mg साइन 30, mg साइन 30 हो जाएगा 10 इंटू जी इंटू साइन 45। तो अभी भी रेस्ट पे है, तो इक्वेशन बन जाएगी p प्लस, अभी देखो 0.6 इंटू 10 इंटू 10 60 हो जाएगा, और ये है 1/√2, तो ये 30√2 बनेगा, इज इक्वल टू 3 प्लस इधर है 100, तो ये हो जाएगा 50√2। तो यहाँ से p का वैल्यू अगर हम लोग निकालें, p का वैल्यू आ जाएगा 3 प्लस 20√2, 3 प्लस 20√2, तो 20√2 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 इंटू 1.4, यानी ये 28 के आसपास बनेगा, तो वो 31 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 32 न्यूटन हमारा आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा। फोर्थ क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है मास ऑफ 10 kg सस्पेंडेड वर्टिकली बाय अ रोप फ्रॉम द रूफ व्हेन अ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द रोप एट सम पॉइंट द रोप डेविएटेड बाय एन एंगल 45 डिग्री एट द रूफ पॉइंट इफ द सस्पेंडेड मास इज एट इक्विलिब्रियम द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड। तो देखो वो ये कह रहा है कि पहले तो हमने इनिशियली एक मास सस्पेंड किया, और फिर उसके ऊपर हमने स्ट्रिंग के ऊपर कहीं बीच में एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया। हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करने से ये जो स्ट्रिंग है ये वर्टिकल से 45 डिग्री बना रही है। ठीक है, सस्पेंडेड मास हमको गिवन है, सस्पेंडेड मास की वैल्यू गिवन है 10 kg, तो इधर हो गया ये 10 kg, तो हमें F पूछा हुआ है कितना लगाया है। अब देखो 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री का मतलब ये हुआ कि जितना पुलिंग फोर्स इधर लग रहा है 100 न्यूटन, उतना ही पुलिंग फोर्स इधर भी लग रहा होगा, तो F की वैल्यू डायरेक्टली हम लोग 100 न्यूटन बोल सकते हैं, क्योंकि जब अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो इनका रिजल्टेंट T नहीं बनेगा। ठीक है ना, या इक्वेशन बना के भी कर सकते हो, इक्वेशन बना के लिखोगे भाई कि T cos 45 इज इक्वल टू mg और T sin 45 इज इक्वल टू F, तो यहाँ से F की वैल्यू 100 ही आ जाएगी, तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में कह रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास m is acted upon by a force F given by the law F is equal to R upon T square into V। ठीक है, if this law is to be tested experimentally by observing the motion from starting from rest, the best way is to plot। ठीक है, तो हमें V और T के बीच में देखना है कि कौन सा ग्राफ इजी रहेगा, ये बेसिकली जानना चाह रहा है। तो हम फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन को हम लोग लिख देते हैं dv अपॉन dt। देखिए ध्यान से, तो यहाँ से आएगा ये r अपॉन m इंटू dt अपॉन टी स्क्वायर, और इधर आएगा dv अपॉन v।
तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो अगर सीधे सीधे हम इसमें इंटीग्रेट करें और कांस्टेंट लगा देते हैं इसमें, अब इसको स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो ये लॉग में बन रहा है फंक्शन, अनडिफाइंड हो जाएगा, बट ठीक है, जेई मेन का क्वेश्चन है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मान लेते हैं, तो ये आएगा -1/t और इधर आएगा ln v और प्लस हम सम कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, तो ये log v वर्सेस 1/t का ग्राफ होना चाहिए। भाई log v को हम लोग y एक्सिस पे प्लॉट कर सकते हैं और ये 1/t वाला टर्म जो है ये x एक्सिस पे आ जाएगा, तो 1/t वर्सेस log का ग्राफ, log v का ग्राफ होना चाहिए, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। ऑल्दो ये जो लाइन लिखी हुई है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो ये गड़बड़ कर जाएगी, गड़बड़ इसलिए कर जाएगी क्योंकि t0 पे v0 करेंगे तो log अनडिफाइंड हो जाएगा, बट ठीक है, लेट इट बी। क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, a rocket is fired vertically from the surface of earth with an acceleration 2g on an inclined plane inside rocket making an angle theta with the horizontal. A point object mass is kept. The minimum coefficient friction between the mass and the inclined surface that the mass does not move. तो देखो बेसिकली ये नॉन इनर्शियल फ्रेम टाइप का क्वेश्चन हो गया कि एक रॉकेट है, लिफ्ट मान लेते हैं, उसका एक्सेलरेशन 2g अपवर्ड है और इसके अंदर एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन थीटा एंगल बना रहा है और हम चाहते हैं कि ये मास m जो है ये रेस्ट पे रहे, इसके लिए मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। तो अगर हम सारा का सारा मोशन इसी रॉकेट के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करते हैं, यानी विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, तो हम लोग सीधे सीधे g को रिप्लेस कर देंगे g इफेक्टिव से और g इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ पे बनेगी g प्लस a0, तो बेसिकली g इफेक्टिव की वैल्यू 3g हो जाएगी। बट आप ध्यान से चेक करोगे तो ये इस पे इफेक्ट नहीं डालेगी, क्यों भाई, mg की जगह हम लोग लिख देंगे mg इफेक्टिव साइन थीटा और फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा उसको रोके रखने के लिए, तो म्यू mg इफेक्टिव कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, तो अगेन यहाँ से tan थीटा की वैल्यू म्यू के इक्वल आ जाएगी, ठीक है ना। तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मास और जी दोनों कैंसिल आउट हो ही रहा है, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब्स द वेरिएशन ऑफ स्पीड v एंड एक्सीलरेशन a ऑफ अ पॉइंट मास फॉलिंग वर्टिकली इन अ विस्कस मीडियम दैट अप्लाइज टू अ फोर्स f इक्वल टू -kv। तो देखो अगर f इक्वल टू -kv है, वैसे तो ये प्रॉब्लम याद होना चाहिए क्योंकि हम लोग स्टोक्स लॉ में मोशन ऑफ अ पार्टिकल स्टडी करते हैं, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन अ विस्कस मीडियम, तो ये ग्राफ तो वैसे याद ही होना चाहिए, बट चलो निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ से एक्सीलरेशन इसको लिखेंगे m इंटू dv/dt इज इक्वल टू -kv, तो यहाँ से v का जो फंक्शन बनेगा वो एक्सपोनेंशियल बनेगा, चेक करोगे तो इधर आएगा dv/v और इधर आएगा -k/m इंटू t, ठीक है ना। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, अब इसमें -kv तो है ही है, प्लस इसके साथ साथ mg भी ले लेते हैं ना, mg भी तो लगेगा, तो -kv प्लस g लिखना चाहिए, -kv प्लस g, तो यहाँ से आएगा dv/-kv प्लस g इज इक्वल टू dt/m। अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा, 0 से v 0 से t, इधर आएगा -1/k ln ऑफ -kv प्लस g एंड अपॉन g इज इक्वल टू t/m। तो यहाँ से v की वैल्यू वैसे तो मुझे तो याद ही है, कुछ इसी फॉर्मेट की आएगी, k1 ब्रैकेट 1 - e टू द पावर -k2t, और ये ग्राफ जो है ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज ग्राफ है, और ये ग्राफ बिल्कुल वैसे ही है जैसे आरसी सर्किट में चार्ज का फंक्शन होता है, वैसे ये विस्कस मीडियम में वेलोसिटी का फंक्शन है, ठीक है ना। और एक्सीलरेशन अगर हमें टाइम के फंक्शन में चाहिए तो एक्सीलरेशन जो है एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग आएगा, क्योंकि अगर हम एक्सीलरेशन अब निकालेंगे इसी को डिफरेंशिएट करके,
तो आप देखो ध्यान से, तो ये सम कांस्टेंट इनटू ई टू द पावर माइनस k2t हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन जो है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से डिक्रीजिंग कर्व बनेगा, ये एक्सीलरेशन का हो गया। तो ऑप्शन देखिए ध्यान से, बी वाला ऑप्शन ही सामने दिख रहा है, करेक्ट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। A heavy box is to be dragged along a rough horizontal floor. To do so, a person A pushes it at an angle 30 degree from the horizontal and requires a minimum force FA. ठीक है, a heavy box, और इस हैवी बॉक्स को अगर पुश कर रहे हैं तो इसका मतलब है इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, और उसे FA फोर्स लगाना पड़ रहा है एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो इस पे नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, mg इस पे नीचे लग रहा होगा, और इस पे फ्रिक्शन इधर की तरफ लग रहा होगा, विच इज म्यू इनटू एन। एन को mg नहीं लिखेंगे इस बार। कह रहा है while the person B pulls the box at an angle 60 degree to the horizontal। तो ये तो हम लोग पढ़ते भी हैं कि पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, क्योंकि पुलिंग के केस में नॉर्मल फोर्स रिड्यूस होता है, तो यहाँ पे पर्सन बी को कुछ कम फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। नॉर्मल यहाँ पे भी एन ले लेते हैं, फोर्स वेट का हो गया mg, और फ्रिक्शन हो गया म्यू mg। म्यू mg नहीं लिखेंगे, अगेन म्यू इनटू एन आएगा। तो FA अपॉन FB हमको पता करना है क्या होगा। तो देखो इस केस में नॉर्मल की वैल्यू, पहले केस में नॉर्मल की वैल्यू बनेगी mg प्लस FA साइन 30, ठीक है, और म्यू एन की वैल्यू बनेगी FA कॉस 30। तो अगर हमें FA निकालना है तो ये n उठा के हम यहाँ रख सकते हैं, देखिए ध्यान से। तो ये आ जाएगा म्यू mg प्लस म्यू टाइम्स FA साइन 30 इज इक्वल टू FA कॉस 30। तो अगर हमें FA का वैल्यू चाहिए तो FA हो जाएगा म्यू mg अपॉन कॉस 30 माइनस म्यू साइन 30। सिमिलरली अगर आप FB के लिए निकालोगे तो नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी mg माइनस FB साइन 30 साइन 60, और म्यू एन की वैल्यू बनेगी FB कॉस 60। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करके FB निकालोगे तो वो बनेगा म्यू mg डिवाइडेड बाई कॉस 60 प्लस म्यू साइन 60, ठीक है ना। और हमें निकालना है FA अपॉन FB। तो FA अपॉन FB अगर हम करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, कॉस 60 ऊपर आ जाएगा, कॉस 60 इज 1/2 प्लस म्यू साइन 60, म्यू दिया है √3/5, साइन 60 इज √3/2 एंड डिवाइडेड बाई cos 30 which is √3/2 minus म्यू is √3/5, sin 30 is 1/2। तो देखो जरा ये सॉल्व होके क्या निकलेगा, कैलकुलेशन करिए इसमें। तो ये मिलेगा 10 ऊपर भी कर देते हैं और 10 नीचे भी कर देते हैं, तो ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 कैंसिल, और उसके बाद ये 5 हटेगा तो इधर 5 हो जाएगा, ये 5 हटेगा तो इधर 5 हो जाएगा। तो देखो कितना बचा, ये ऊपर आएगा 5 + 3 यानी 8 एंड डिवाइडेड बाई नीचे आएगा 5√3 माइनस √3, तो ये होगा 4√3। तो हमारा आंसर आया 2/√3। तो देखिए डी वाला ऑप्शन करेक्ट दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में अ बॉडी ऑफ मास m 5 kg अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स हैज अ वेलोसिटी t0 पे वेलोसिटी दी हुई है और t = 10 पे वेलोसिटी दी है, तो फोर्स बताना है। तो देखो अगर हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, टाइम मालूम है, तो हम लोग एक्सीलरेशन लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में कि v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है इस वजह से। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल करेंगे तो हमको मिलेगा -6i कैप और +8j कैप, और टाइम से डिवाइड करेंगे, टाइम इज 10 सेकेंड, और फोर्स चाहिए तो इसमें 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो m इंटू ए करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई करो इसमें, तो 5 से ये मिलेगा हमको -3i + 4j कैप, तो -3i + 4j कैप।
तो सीधे सीधे दिख रहा है ऑप्शन ए वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में, a block A of mass 4 kg is placed on another block B of mass 5 kg and block B rests on smooth horizontal surface। ठीक है, बना लेते हैं, ब्लॉक ओवर ब्लॉक का प्रॉब्लम है ये। तो ब्लॉक A of mass 4 kg is placed on block B of mass 5 kg और ये रखा हुआ है स्मूथ सरफेस पे। The maximum force that can be applied on A so that both the blocks move together is 12 Newton. Then the maximum force applied on B for the both blocks to move together will be। तो देखो, अगर हम A के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं पुल करने के लिए, तो जो फ्रिक्शन होगा इनके बीच में, A के ऊपर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, लेट्स से वी कॉल इट म्यू एन, एन इनके बीच का नॉर्मल फोर्स हो गया, तो B के ऊपर म्यू एन इधर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में कह रहा है कि F की जो मैक्सिमम वैल्यू है जिससे दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे, तो वो है 12 न्यूटन। तो इसके हिसाब से अगर हम कॉमन एक्सीलरेशन निकालें तो वो हो जाएगा 12/9, 12/9 हो गया, यानी कि 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस हिसाब से अगर हम म्यू इंटू एन की वैल्यू निकालें बी का एफबीडी बना के सिर्फ, तो बी के एफबीडी में म्यू इंटू एन की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू ए दिया हुआ है 4/3 मतलब निकाला है, तो ये हो जाएगा 20/3 न्यूटन। अब यही सेम काम किया गया है, बी के ऊपर फोर्स लगाया गया है, तो दूसरा एफबीडी बनेगा अगर हम बी के ऊपर फोर्स लगाएंगे, ध्यान से देखना, तो म्यू एन बी के ऊपर पीछे लगेगा, म्यू एन सेम रहेगा क्योंकि एन सेम है म्यू सेम है, और इस पे म्यू एन आगे लगेगा। तो अब ए का मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन अगर निकालें म्यू एन की वजह से, तो म्यू एन की वैल्यू है 20/3 और ए का मास दिया हुआ है 4, तो ये एक्सीलरेशन इस बार आएगा 5/3। तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी टोटल मास इंटू एक्सीलरेशन, तो यहाँ से फोर्स आ जाएगा 15 न्यूटन। 9 इंटू 10th क्वेश्चन का आंसर 15 न्यूटन। हाँ ठीक है, वो कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं था, ठीक है ना, 15 न्यूटन आंसर है इसका। ठीक है, अब वो क्वेश्चन जैसे आए हुए हैं वैसे ही दिए हुए हैं, ज्यादातर उसमें चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, 11th में a block is placed on rough horizontal plane, a time dependent horizontal force F equal to KT acts on the block where K is a positive constant, acceleration time graph। तो ये तो सीधा सीधा है, देखो रफ इन प्ले रखा हुआ है अगर, तो कुछ देर तक तो मूव नहीं करेगा ब्लॉक, क्योंकि जब तक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू को रीच नहीं करेगा तब तक मूवमेंट नहीं होगा, यानी एक सर्टेन टाइम तक एक्सेलरेशन 0 होगा और उसके बाद सडनली एक्सेलरेशन चेंज होगा। सडनली इसलिए चेंज होगा क्योंकि जब, भाई देखो, जब तक एफ एस टिल के टी इज लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स, तब तक कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जब के टी एफ एस मैक्स के इक्वल हुआ और जैसे ही ब्लॉक मूव करना शुरू करेगा, जस्ट आफ्टर इट स्टार्ट्स मूविंग, जस्ट आफ्टर इट स्टार्ट्स मूविंग, तो फ्रिक्शन जो है वो एफ एस मैक्स से एफ के पे ट्रांजिट होगा, और एफ के की वैल्यू हमें मालूम है कि एफ एस मैक्स से कम होगी, और के टी की वैल्यू उस समय के टी नॉट होगी। और के टी नॉट कौन सा टाइम है? के टी नॉट वो टाइम है जब फ्रिक्शन के बराबर इसकी वैल्यू पहुंच गई है। टी नॉट वो टाइम है जब के टी नॉट की वैल्यू एफ एस मैक्स पहुंच गई है। तो क्योंकि ये एफ एस मैक्स है और पीछे एफ के लग रहा है, तो ये जब स्टार्ट होगा तो एक नॉन जीरो एक्सीलरेशन से स्टार्ट होगा, यानी ग्राफ सडनली जीरो से जंप करेगा। तो ग्राफ जीरो से जंप करने वाला ग्राफ जो है वो 11th में देखिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट दिया है, और उसके बाद लीनियरली एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा क्योंकि फोर्स इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में, two blocks of masses m and capital M are connected by means of a metal wire of cross section area A passing over a frictionless fixed pulley as shown in the figure. The system is then released, capital M दिया हुआ है 2m, then the stress produced in the wire
तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। टेंशन की वैल्यू हम लोग जानते हैं एटवुड मशीन में कितनी लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो अगर इस टेंशन की वैल्यू हम लोग निकालें, आंसर हमारा m के ही फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो जाएगा m1 की जगह ले लेते हैं m, m2 की जगह ले लेते हैं 2m अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा 3m इंटू जी। तो ये देखो ये आ जाएगा 4mg/3। तो स्ट्रेस की वैल्यू टेंशन अपॉन एरिया बनेगी, तो टेंशन अपॉन एरिया हो जाएगा 4mg अपॉन 3 कैपिटल ए, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन 12th का बी वाला करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में, a body starts from rest on a long inclined plane of slope 45 degree. Coefficient of friction between the body and the plane varies as 0.3x, where x is the distance traveled down the plane. The body will have maximum speed when x is, तो बॉडी को हमने रिलीज किया है, ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। तो अगर हमने बॉडी को रिलीज किया है, ठीक है, तो किसी भी टाइम पे बॉडी का जो एक्सीलरेशन होगा, भाई देखो इधर की तरफ लग रहा होगा mg sin 45 और पीछे की तरफ लग रहा होगा म्यू इंटू mg cos 45। तो इसका जो एक्सीलरेशन आगे की तरफ आएगा FBD से निकालेंगे तो ये बनेगा g sin 45 माइनस 0.3x इंटू जी cos 45। अब देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि वेलोसिटी मैक्सिमम तब होगी जब dv अपॉन dt 0 होगा। कैलकुलस से dv अपॉन dt मतलब एक्सीलरेशन जब 0 होगा, तो एक्सीलरेशन को ही 0 कर दो सीधे सीधे। तो यहाँ से आएगा 0.3x साइन 45, नहीं 0.3x cos 45 इज इक्वल टू साइन 45। देखो तो यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 1 अपॉन 0.3, तो ये 3.33 मीटर बनेगा। तो ज़्यादा इसमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ऑप्शन हमारा 13 का डी वाला करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में, 14 में टू ब्लॉक्स ऑफ मास m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय अ मेटल रॉड, उसका भी मास दिया हुआ है। द सिस्टम इज पुल्ड वर्टिकली अप, और उसका फोर्स दिया हुआ है वर्टिकली अप का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, बाय अ फोर्स 480 न्यूटन, द टेंशन एट द मिड पॉइंट बताना है हमको। तो देखो क्या करो, सबसे पहले ये देखो, पहले हम इस पूरे सिस्टम का एफबीडी बनाएंगे। तो इस पूरे सिस्टम का टोटल वेट कितना होगा, तो टोटल वेट हो जाएगा 28 एंड 12 यानी 40। तो टोटल वेट हो गया 400 न्यूटन। एक्सीलरेशन कितना आएगा, एक्सीलरेशन आएगा 480 माइनस 400 अपॉन टोटल मास विच इज 40। तो एक्सीलरेशन इसका आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसके बाद हम लोग एफबीडी बनाएंगे केवल इतने पोर्शन का, मतलब जहां पे टेंशन निकालना है। तो इस पे क्या होगा कि ऊपर की तरफ टी लगेगा माइनस नीचे की तरफ देखो ध्यान से, तो रोप का 4 kg पार्ट और इसका 20 kg पार्ट, तो ये हो जाएगा 24g इज इक्वल टू 24a। तो टी की वैल्यू हो जाएगी 240 प्लस 48, तो ये आंसर हमारा 288 न्यूटन बन जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में, a uniform sphere of weight W and a radius 5 centimeter is being held by a string as shown. The tension in the string will be. तो इसमें भी सीधा सीधा बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन है ये। भाई नॉर्मल इसमें इस तरफ लगेगा, mg इसमें इस तरफ लगेगा, लगा देते हैं सारे फोर्स। भाई वेट हो गया इसका W, नॉर्मल हो गया इधर की तरफ, टेंशन हो गया इधर की तरफ, और इसने उसमें बोला है कि रेडियस उसका 5 सेंटीमीटर है। अब देखो ये 5 सेंटीमीटर है
और स्ट्रिंग का ये लेंथ 8 है। तो अगर हम ये वाला एंगल थीटा लें तो इस ट्राइंगल में हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5/8 + 5, ये वाला भी 5 है ना, तो ये हो जाएगा 5/13। तो हमें निकालना है टेंशन। तो टेंशन को हम सीधे सीधे बोल सकते हैं टी कॉस थीटा डब्ल्यू के बराबर होगा और टी साइन थीटा एन के बराबर होगा। डिवाइड करके पहले एन निकाल लो, कितना आएगा, डिवाइड करके tan थीटा इज इक्वल टू, हमें तो सीधे टी चाहिए ना, तो दूसरी इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है। कॉस थीटा की वैल्यू रख दो, साइन थीटा 5/12 है तो कॉस थीटा 12/13 हो जाएगा इक्वल टू डब्लू। तो यहाँ से टी हो जाएगा 13W/12। 15 का आंसर डी वाला करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में two springs force constant given है 300 and 400 are joined together in series. The combination is compressed by, total compression दिया हुआ है, ratio of energy stored in A and B बताना है हमको। देखो टोटल कंप्रेशन हमको दिया हुआ है तो वी कैन सिंपली से K1 x1 मस्ट बी इक्वल टू K2 x2। तो यहाँ से x1/x2 की वैल्यू K2/K1 यानी 4/3 आएगी और x1 + x2 हमको दिया हुआ है 8.75। वैसे रेशियो निकालने के लिए हमें x1 x2 की ज़रूरत भी नहीं है। एनर्जी स्टोर्ड का अगर रेशियो चाहिए यानी E1/E2 तो ये हो जाएगा सीधे सीधे हाफ K1 x1² अपॉन हाफ K2 x2²। अब K1/K2 है 3/4 और x1/x2 है 4/3, तो ये हो जाएगा 4/3 का स्क्वायर, तो ये 4/3 आ जाएगा। 8.75 का कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन में। 16 का ऑप्शन ए वाला करेक्ट है। एनर्जी अलग अलग निकालनी होती तब जरूरत थी। क्वेश्चन नंबर 17 में पढ़ते हैं। A bullet of mass 20 gram has an initial speed of 1 meter per second just before it starts penetrating a mud wall. Thickness given है। If the wall offers a mean resistance, the speed of bullet after emerging from the other side of the wall will be close to। तो ये भी कांस्टेंट रिटार्डेशन का क्वेश्चन हो गया। रिटार्डेशन अगर हम लोग निकालें तो ये हो जाएगा फोर्स अपॉन मास, और रिटार्डेशन को हम लोग लिख सकते हैं V फाइनल माइनस V इनिशियल, या ये वाला रहने दो, पहले भी रिटार्डेशन निकाल लो। तो ये हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁻2 न्यूटन में है, और मास भी अगर हम न्यूटन में केजी में रखें तो ये बनेगा। तो यहाँ से ये 2.5/2 बचेगा यानी 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसमें लगाएंगे V² = U² + 2as। तो U² की जगह हो जाएगा स्पीड है इनिशियल 1² माइनस 2a, a की जगह 1.25 और डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 0.2 मीटर में लिखेंगे तो ये देखो V² की वैल्यू क्या आती है यहाँ से, ये हो जाएगा 1 माइनस, अब ये 2.5 × 2 है, 2.5 × 2 है, तो देखो क्या ये 0.5 के आसपास आएगा। तो यहाँ से V की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.7 आ जाएगी क्योंकि V² 0.49 के आसपास है मीटर पर सेकेंड। डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है two blocks A and B masses 1 kg and 3 kg are kept on the table as shown in figure। फिगर कॉपी कर लेते हैं। टू ब्लॉक्स A and B, A का मास दिया हुआ है 1 kg, B का मास दिया हुआ है 3 kg, आर केप्ट ऑन अ टेबल एज शोन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन A and B दिया हुआ है 0.2 एंड बिटवीन B एंड द सरफेस ऑफ टेबल इज ऑल्सो 0.2, मतलब इनके बीच में भी 0.2 है। ठीक है,
the maximum force F that can be applied on B horizontally so that A does not slide over block B. ठीक है, तो देखो जब हमने B के ऊपर फोर्स लगाया हुआ है तो B पे टेबल की वजह से फ्रिक्शन पीछे लगेगा. लेट्स से वी कॉल इट म्यू N2. B के ऊपर A की वजह से फ्रिक्शन भी पीछे लगेगा, वी कॉल इट म्यू N1. और A के ऊपर फ्रिक्शन आगे लगेगा म्यू N1. ठीक है ना. तो सबसे पहले N1 N2 की वैल्यू अगर लिखें तो N1 A के वेट के बराबर होगा और N2 टोटल के बराबर होगा, टोटल वेट के. ठीक है ना. तो अब यहाँ से A के ऊपर A का मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या हो सकता है, तो A का मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो सकता है म्यू N1 अपॉन A का मास. तो म्यू की वैल्यू है 0.2, N1 दिया हुआ है 10 और A का मास दिया हुआ है 1. तो A का मैक्सिमम एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है. तो अगर पूरा सिस्टम इस कॉमन एक्सीलरेशन से चलता है विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो दूसरी एक और एबीडी बनाते हैं फॉर कंप्लीट सिस्टम. कंप्लीट सिस्टम में ए और बी के बीच वाला फ्रिक्शन अपीयर नहीं होगा. हम लोग लिखेंगे सिर्फ F माइनस म्यू N2 इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन. तो F इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस म्यू इंटू N2. तो ये देखो ध्यान से, ये 16 न्यूटन आ रहा है. ये आंसर करेक्ट है. ठीक है ना. जिस ब्लॉक पे फोर्स नहीं लग रहा है उसको फ्रिक्शन चला रहा है, तो हमें उससे पता चलेगा कि मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन क्या है, और फिर हम वही मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन पूरे सिस्टम का कर देंगे तो कंबाइंड फोर्स आ जाएगा टोटल जितना लगना चाहिए, सो दैट सिस्टम डज नॉट स्लिप. क्वेश्चन नंबर 19 में स्प्रिंग हुज अनस्ट्रेच्ड लेंथ इज L हैज 4 कांस्टेंट K. Spring is cut in 2 pieces of unstretched length L1 L2. L1 is n times L2. The ratio K1 upon K2 will be. तो सीधे सीधे मालूम है कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ. तो हम यहाँ से बोल ही सकते हैं कि K1 अपॉन K2 विल बी इक्वल टू L2 बाई L1, और L2 बाई L1 निकालेंगे तो ये 1 अपॉन n आ जाएगा. तो बहुत बहुत ही सीधा क्वेश्चन है, सी ऑप्शन. देन क्वेश्चन नंबर 20 भी देखिए, अगेन फ्रिक्शन पे बेस्ड है और ये आ चुका है पहले भी. A block of mass 5 kg is pushed in case 1 and pulled in case B by a force of 20 Newton making an angle 30 degree in both cases. Mu दिया हुआ है. The difference between the accelerations of block in case A and in case B. Difference of acceleration पूछा हुआ है, मतलब दोनों केस में एक्सीलरेशन निकालने के बाद उन एक्सीलरेशंस का सब्ट्रैक्शन चाहिए हमको. ठीक है. तो देखो मास लिख लेते हैं. मास दिया हुआ है इसका भी 5 kg, इसका भी 5 kg, और म्यू इस पे दिया है 0.2, म्यू इस पे भी दिया हुआ है 0.2. ठीक है. तो अगर हम पहले केस में N1 निकालें, N1 हो गया, mg हो गया, और फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा म्यू N1. तो N1 की वैल्यू कितनी आएगी, N1 को लिखेंगे हम लोग 50 प्लस 20 साइन 30. तो 20 साइन 30 हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 60, और 20 कॉस 30 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 20 कॉस 30 होगा 20 इंटू रूट 3/2 यानी कि 10 रूट 3. और म्यू N1 की वैल्यू कितनी होगी, तो म्यू N1 की वैल्यू होगी 0.2 इंटू 60, तो ये आएगा 12 न्यूटन. तो ये आगे की तरफ लग रहा है 10 रूट 3. ये मैंने इसलिए किया कि कहीं ऐसा तो नहीं ब्लॉक चल ही ना रहा हो. तो यहाँ से एक्सीलरेशन का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा A1 कि 20 cos 30 विच इज 10 रूट 3 माइनस म्यू N1 विच इज 12 अपॉन मास यानी F5. ठीक है. सेकंड केस में अगर हम जाएंगे ना तो देखो क्या है ना, फोर्स का डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो F sin 30 की जगह माइनस F sin 30 हो जाएगा. तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, टाइम बचाओ, डायरेक्टली हम A2 की वैल्यू लिख सकते हैं कि 10 रूट 3 प्लस 12 हो जाएगा अपॉन 5 आ जाएगा ये. ठीक है ना. क्योंकि N1 की जगह आएगा N1 40 हो जाएगा ना.
अच्छा मैंने कैलकुलेशन कर लिए हैं तो रुक जाओ, वैल्यू अगर नहीं रखी होती तो काम बन जाता, वैल्यू रख दी है तो कर लेते हैं सॉल्व। N2 की वैल्यू बनेगी mg माइनस एफ साइन 30, तो ये हो जाएगा 40 और 20 कॉस 30 तो हमें मालूम ही है, 20 cos 30 इज 10√3 और म्यू N2 की वैल्यू हो जाएगी 0.2 इंटू 40, तो ये आएगी 8 न्यूटन। तो A2 की वैल्यू हो जाएगी 10√3 माइनस 8 अपॉन 5, 10√3 माइनस 8 अपॉन 5। तो हम अगर A2 माइनस A1 निकालेंगे तो ये 4/5 आ रहा है देखो, तो ये 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। डायरेक्टली कर सकते थे बट क्योंकि मैंने N1 की वैल्यू रख दी थी ना, इस वजह से डायरेक्ट नहीं करा। अगर म्यू N1 रख के ही सॉल्व करते जैसे पहले निकाला था तो डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं। 21 में बढ़ते हैं। 21 में a body of mass 2 kg slides down with an acceleration 3 meter per second square on a rough inclined plane having a slope 30 degree. The external force required to take the same body up the plane with the same acceleration will be. तो देखो वो अपने आप स्लाइड डाउन हो रही है, ये बात क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। अगर बॉडी अपने आप स्लाइड डाउन हो रही है तो इसका मतलब है कि mg sin 30 बड़ा है, तो इधर की तरफ हो गया 2g sin 30, पीछे की तरफ हो जाएगा म्यू mg cos 30 और इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर इतनी इंफॉर्मेशन को हम इक्वेशन में बदलें म्यू निकालने के लिए, सेम ही टाइप के क्वेश्चन कई बार आए हैं, 2g sin 30 माइनस म्यू इंटू 2g cos 30 इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, एक्चुअली म्यू तो चाहिए नहीं तो इक्वेशन ऐसे ही छोड़ देते हैं। अच्छा सेकंड केस में हमें इसी बॉडी को अप द इंक्लाइन ले जाना है विद द सेम एक्सीलरेशन। तो देखो 2 kg ब्लॉक पे अगर हम F फोर्स लगा के ऊपर ले जाएंगे तो वेट तो अभी भी नीचे ही लगेगा, फ्रिक्शन भी नीचे लगने लगेगा, तो फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इंटू 2g cos 30 और एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इक्वेशन आएगी F माइनस 2g sin 30 माइनस म्यू इंटू 2g cos 30 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, इक्वेशन 2। अब इन इक्वेशन से हमको म्यू नहीं चाहिए, हमें एफ चाहिए, तो मुझे लगता है सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा एफ माइनस 4g साइन 30 हो जाएगा, म्यू वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और उधर 0 आएगा, तो एफ का वैल्यू हो जाएगा 40/2 यानी कि 20 न्यूटन। तो 21 में बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 22 में पढ़ते हैं। 22 में a mass 10 kg, a mass of 10 kg is suspended by a rope of length 4 meter from the ceiling. Force is applied horizontally at the midpoint of the rope such that the top half of the rope makes an angle 40. Again आप देखो ध्यान से, सेम टू सेम क्वेश्चन पहले पूछ चुके हैं, तो इन्हीं क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और कुछ आना ही नहीं है एक्स्ट्रा। फिर से वही क्वेश्चन है, मिड पॉइंट पे लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, और 45 डिग्री दे दिया है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि m जो है वो f जो है वो mg के ही इक्वल आएगा। तो mg दिया हुआ है 100 न्यूटन, तो पढ़ते ही आंसर आ जाना चाहिए दैट f इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ठीक है ना, तो 22 में ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो गया। ठीक है ना, सॉल्व नहीं करना है, पीछे हो चुका है ये। 23 में a small block starts slipping down from a point B on an inclined plane AB which is making an angle theta with the horizontal section BC is smooth and remaining CA is rough। ठीक है, डायग्राम उठा लेते हैं।
BC सेक्शन जो है वो स्मूथ है, बाकी AC सेक्शन जो है वो रफ है। ठीक है, बना रहने दो। विद द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, it is found that the block comes to rest as it reaches the bottom point A। मतलब यहाँ से रेस्ट से स्टार्ट हुआ और फाइनली A पे आते आते वो रेस्ट पे आ भी गया, और BC की वैल्यू 2AC के बराबर है, यानी अगर ये x है तो ये 2x है। देन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाई, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि C पॉइंट तक इसने जो वेलोसिटी गेन की होगी, बाद में वही वेलोसिटी लॉस हो रही है। तो हम B से लेके C तक के लिए तो हम बोल सकते हैं कि B से C में जो इसका एक्सीलरेशन होगा वो होगा G साइन थीटा। ठीक है, और C से लेके A तक का जो इसका रिटार्डेशन होगा वो बनेगा इसका पीछे की तरफ म्यू G कॉस थीटा माइनस G साइन थीटा। ये इसका रिटार्डेशन होगा A2 और जाते समय एक्सीलरेशन था A1। तो BC पोर्शन के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लगाएं तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन बनेगी C से A के लिए, तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2A। A की जगह देखना क्या बनेगा, G बाहर ले लेते हैं तो म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और x की जगह x आएगा। इक्वेशन 2, v स्क्वायर हमें चाहिए नहीं, हमें तो म्यू निकालना है, तो दोनों इक्वेशन ऐड ही कर दो। तो 0 इज इक्वल टू, ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2g साइन थीटा इंटू 2x माइनस 2g म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू x। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2gx कैंसिल, म्यू एक तरफ ले लेते हैं, तो म्यू कॉस थीटा इधर बुला लो, उधर क्या बचता है देखो, 2 साइन थीटा पहले टर्म से और साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा। तो यहाँ से आपको म्यू की वैल्यू मिल रही है 3 टेन थीटा। तो इसीलिए वो क्वेश्चन में कह रहा है कि k टेन थीटा है, अगर इससे कंपेयर करें तो k का वैल्यू 3 आता है। ठीक है ना। अगेन ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट, सेम टू सेम, इंक्लाइन के ऊपर रफ है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, यही सब क्वेश्चन है। 24th क्वेश्चन में, a block starts moving up an inclined plane of inclination 30 degree with an initial velocity v naught. It comes back to initial position with velocity v naught by 2. The value of coefficient of kinetic friction between the block and the inclined plane is close to. अब ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इंक्लिनेशन दिया हुआ है उसका 30 डिग्री, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू मान लेते हैं। कह रहा है कि ब्लॉक को हमने ऊपर की तरफ भेजा वी नॉट से, तो ये जाके डेफिनेटली किसी पॉइंट पे रुकेगा और रुकने के बाद वापस नीचे आएगा। अब देखो जब ये ऊपर जा रहा था तो इसका जो रिटार्डेशन था उसमें जी साइन थीटा भी नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, और म्यू जी कॉस थीटा फ्रिक्शन की वजह से वो भी नीचे काम कर रहा होगा। तो A1 है जाते समय रिटार्डेशन। तो थर्ड इक्वेशन बनाते हैं, यू स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2A, A की जगह हो जाएगा साइन 30 प्लस म्यू कॉस 30, और S मान लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड अप द इंक्लाइन। अब जब ये नीचे की तरफ आ रहा होगा तो नीचे की तरफ आते समय एक्सीलरेशन कितना होगा, तो एक्सीलरेशन होगा G साइन 30 नीचे लगेगा और फ्रिक्शन इस बार ऊपर की तरफ लगेगा, तो म्यू जी कॉस 30 ऊपर हो गया। तो आने के बाद इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है v नॉट बाई 2 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v नॉट स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2A, A की जगह लिखेंगे G साइन 30 माइनस म्यू कॉस 30 एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड फिर से ऐसी है। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हमको म्यू निकालना है, तो एक काम ये करो कि इसको इधर भेज दो वी नॉट स्क्वायर को और फिर डिवाइड कर दो, तो इधर आएगा -4 इज इक्वल टू
2g कैंसिल, ऊपर आएगा माइनस ऑफ sin 30 को लिखेंगे 1/2 और म्यू cos 30, तो म्यू √3/2 एंड होल डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस म्यू इंटू √3/2। तो ये माइनस भी कैंसिल, इधर ये 2 कैंसिल, तो यहाँ से ये आएगा 4 माइनस 4√3 म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस √3 म्यू, तो यहाँ से आएगा 3 इक्वल टू 5√3 म्यू, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू √3/5 है, √3/5। अब कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज क्लोज टू I/1000, देन नियरेस्ट इंटीजर I, तो क्या करो, इसको I/1000 लिख देते हैं, और I की वैल्यू क्या आएगी देखो, तो ये हो जाएगा 1000 √3/5, तो एक तरह से √3 इंटू 200 हो गया, तो 1.73 इंटू 200 अगर करेंगे तो ये 346 आता है, ठीक है ना। नॉर्मली 2 डिजिट में सॉल्व कर लो, मैंने यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.73 ले ली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में a spaceship in space sweeps stationary interplanetary dust. As a result, its mass increases at a rate dm/dt is bv square. dm/dt is b into v square. So where v is instantaneous velocity, then the instantaneous acceleration of the satellite. Basically क्या कह रहा है, वो मास जो है वो उसका धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अभी मास अगर बढ़ता जा रहा है तो उस केस में इसका F इक्वल टू एम हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल पाएंगे, ठीक है ना, बल्कि हमको इसमें क्या करना चाहिए, इसमें हम लोग यूज करेंगे बेसिक न्यूटन्स लॉ, F इज इक्वल टू dp/dt, और dp/dt को हम लोग लिखेंगे dm/dt इंटू v प्लस m इंटू dv/dt। अब एक बात ये देखो ध्यान से इसमें, तो इस केस में एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं है, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो अगर हम यहाँ से dv/dt निकालेंगे तो dv/dt की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ v इंटू dm/dt और अपॉन मास, तो v को v रखते हैं और dm/dt की वैल्यू दी हुई है bv स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ bv³ अपॉन m, और m भी मास टाइम का फंक्शन है इसलिए mt दिया हुआ है, तो सीधे सीधे ऑप्शन डी वाला करेक्ट है। जनरली बहुत अजीब से दिखने वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है ना, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो बस स्टार्ट करो, इसमें F इक्वल टू dp/dt से ही शुरू किया है, न्यूटन सेकेंड लॉ। 26 क्वेश्चन भी मुझे देखने से लग रहा है एक बार IIT में आया हुआ है, पुराना क्वेश्चन है। 26 में अब ये BD बना के दे दी उन्होंने, इसका मतलब नॉर्मल म्यू/n mg सब दिया ही हुआ है। An insect is at the bottom of a hemispherical ditch of radius given है, it crawls up the ditch but starts slipping after it has reached a height h from the bottom. The coefficient of friction is given, h बताना है। तो उसने ऑलरेडी तुम्हें सब बना के तो दे ही दिया है भाई, ये हो गया टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये वाला हो गया रेडियल डायरेक्शन, और ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला भी थीटा है, देखो ध्यान से। तो हम लोग इक्वेशन बनाएंगे n इक्वल टू mg cos थीटा, ठीक है, और μn इक्वल टू mg sin थीटा। तो यहाँ से अगर आप tan थीटा निकालोगे तो वो म्यू के इक्वल आएगा, म्यू दिया हुआ है 0.75 मतलब 3/4, तो थीटा की वैल्यू हो गई 37 डिग्री। अब थीटा अगर 37 है और ये r है, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 4r/5, देखो भाई, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 4r/5, तो यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी r/5, तो r/5 का मतलब हो गया 0.2 मीटर। दैट्स इट, डी आंसर करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। 27 में an inclined plane is bent in such a way that vertical cross section is given by y equal to x square by 4. ठीक है, y is the vertical height, x is the horizontal. ठीक है, if the upper surface of this curved part is rough with the coefficient of friction, the maximum height. ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं कहीं ना कहीं, पुराना ही है कॉन्सेप्ट। तो देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब पैराबोला टाइप दिया हुआ है, इधर y है इधर x है, और ये इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4। अब कह रहा है कि इस पे मैक्सिमम हाइट, कितनी हाइट तक कोई ब्लॉक रेस्ट पे रह सकता है। तो हमको मालूम है कि इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक तभी रेस्ट पे रहेगा जहां तक tan थीटा इक्वल टू म्यू वाला केस बनेगा। यानी ये अगर थीटा है तो tan थीटा इक्वल टू म्यू तक, म्यू दिया हुआ है 0.5, ऐसा पॉसिबल है, यानी ये हो गया 1/2। और tan थीटा को हम लोग dy अपॉन dx भी बोल सकते हैं, तो dy अपॉन dx की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से x/2। तो अगर हम इसको x/2 करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब x अगर 1 आ गया तो y की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 4, तो y हो जाएगा 0.25 मीटर। सेंटीमीटर में पूछा है तो आंसर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। 27 में 28 में the coefficient of static friction between a wooden block of mass 0.5 kg and a vertical rough wall is 0.2. The magnitude of horizontal force that should be applied on the block to keep it adhered to the wall, मतलब मूव नहीं करे। तो देखो इसका मैं थोड़ा सा 3 डायमेंशनल एबिलिटी बनाता हूँ, तब आएगा समझ में। ऐसे देखो कि ये एक ब्लॉक है, ठीक बना है फिगर, ठीक है, और इस ब्लॉक का मास दिया हुआ है m, दिया हुआ है हमें इसका 0.5 kg, ठीक है, और वॉल के साथ इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.2। तो हमसे पूछा ये हुआ है कि हम इस पे हॉरिजॉन्टली, मतलब इधर से कितना फोर्स हम अप्लाई करें जिससे ये रेस्ट पे रहे। तो देखो जितना भी हम एफ इधर से अप्लाई करेंगे क्या वही एन हो जाएगा, और mg को बैलेंस करने वाला एक ही फोर्स है फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन हो गया म्यू एन। तो एक तरह से n की वैल्यू f के इक्वल है और म्यू एन की वैल्यू mg के इक्वल है। तो अगर हम डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से f की वैल्यू mg अपॉन म्यू हो जाएगी। तो mg का मतलब हो गया 5 और म्यू का वैल्यू मतलब हो गया 0.2, तो यहाँ से ये 25 न्यूटन आता है, ठीक है। 29 में बढ़ते हैं। 29 में a particle is projected with velocity v naught along x-axis, a damping force यानी resisting force is acting on the particle which is proportional to the square of the distance from the origin, the distance at which the particle stops। तो देखो अगर हमने इसको v naught velocity से x इक्वल टू 0 से छोड़ा है तो कुछ देर के बाद इसकी वेलोसिटी v होगी, लेकिन इसके ऊपर जो रिटार्डेशन है वो है माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन एम। तो इसके एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई एम। एक्सीलरेशन को लिख देते हैं हम लोग वी डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से आएगा वी डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा अपॉन एम इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करते हैं, एक्स की लिमिट 0 से x और वेलोसिटी की लिमिट v नॉट से 0। तो लेफ्ट हैंड साइड हमको मिलेगा माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2 और राइट हैंड साइड मिलेगा माइनस अल्फा बाई एम इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3। तो यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू देखो क्या मिलेगी, तो ये मिलेगी 3m वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। तो जो x होगा वो इसका क्यूब रूट हो जाएगा सीधे सीधे। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या प्रॉब्लम क्रिएट की कि जो है m दिया ही नहीं ऑप्शन में,
अब m दिया नहीं है बट ठीक है, जो भी आंसर दिख रहा है m हटा के, तो m हटा के हमको ऑप्शन इसमें ए वाला करेक्ट दिख रहा है। 29th में 3v0² अपॉन 2 अल्फा एक्स क्यूब आ रहा है, तो 29 में ऑप्शन फिर हमारा ए वाला करेक्ट है। इसमें हो सकता है करेक्शन होगा, इसमें एक्स क्यूब ही आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है और एक बार इंटीग्रेट होगा। हाँ, तो पावर 1/3 ही आएगा, इसका आंसर करेक्शन होगा प्रोबेबली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में as shown in figure a block of mass, फिगर लेते हैं कॉपी। A block of mass √3 kg is kept on a horizontal rough surface of coefficient of friction given है। Critical force to be applied on the vertical surface of the vertical surface as shown at an angle 60 degree with the horizontal is such that it does not move will be 3x, then the value of x। बेसिकली हमें ये फोर्स निकालना है, क्रिटिकल वैल्यू जिससे ये मूव नहीं करे। तो देखो नॉर्मल इसमें ऊपर की तरफ हो गया, mg इसमें नीचे की तरफ हो गया, और म्यू इंटू एन का फ्रिक्शन इधर हो गया। तो नॉर्मल प्लस या नॉर्मल इक्वल टू बनेगा mg प्लस एफ साइन 60। और दूसरी इक्वेशन होगी म्यू एन इज इक्वल टू एफ कॉस 60। तो ये एन उठा के यहाँ रखो, देखो क्या इक्वेशन आएगी, तो ये आएगी म्यू एम जी प्लस म्यू इंटू एफ साइन 60 इज इक्वल टू एफ कॉस 60। तो यहाँ से अगर f की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा म्यू एम जी अपॉन कॉस 60 माइनस म्यू साइन 60। रखते सारी वैल्यूज, म्यू की वैल्यू है यहाँ पे 1/3√3, m की वैल्यू है √3, g की वैल्यू हो गई 10 डिवाइडेड बाई कॉस 60 1/2 माइनस म्यू यानी कि 1/3√3 एंड साइन 60 इज √3/2। ठीक है, तो इसमें से देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ये √3 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे ये √3 कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर आ रहा है 10/3 डिवाइडेड बाई, नीचे है 1/2 माइनस 1/6, तो ये हो गया 3/6 माइनस 1/6, तो ये आएगा 5/6। तो 5/6 के हिसाब से ये आंसर 4 आ रहा है, f का वैल्यू 4। तो अब इस 4 को वो कह रहा है, इस 4 को लिख दो 3x। तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू 4/3 आएगा। कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है, फिर से चेक कर लेते हैं एक बार। म्यू एम जी अपॉन कॉस 60 माइनस म्यू साइन 60, तो म्यू की जगह 1/3√3, m की जगह √3, g की जगह 10, cos 60 1/2, 1/3√3। ओके ओके, एक गड़बड़ की है, 1/2 माइनस 1/6 गड़बड़ किया है। 1/2 माइनस 1/6 जो है 3/6, तो ये 2/6 बचेगा, सॉरी 2/6 बचेगा। ठीक है ना, अब सही है। तो f की वैल्यू 10 आ रही है, तो 10 को अगर हम 3x लिखेंगे तो x की वैल्यू 10/3 आएगी, यानी 3.33। अब इस पेपर में शायद ये लिखा था कि आंसर हमको नियरेस्ट इंटीजर में पुट करने हैं, तो 3.33 भी खैर उन्होंने सही कर दिया और 3 भी सही कर दिया है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 31।
31 में a boy pushes a box of mass 2 kg with a force given on a frictionless surface. If the box was initially at rest, तो mass given है 2 kg और जो फोर्स हमने इसके ऊपर लगाया वो गिवन है 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप। इनिशियली बॉक्स रेस्ट पे है, कहाँ गया क्वेश्चन 31। अच्छा, if the box was initially at rest, then this much meter is displacement along x-axis after 10 second। यानी t इक्वल टू 10 सेकेंड तक हमको डिस्प्लेसमेंट पता करना है। अब इसने ये सब तो बताया नहीं कि बॉक्स रखा हुआ है तो ग्रेविटी है या नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, वाई एक्सिस किधर है, एक्स एक्सिस किधर है, तो ये तो कंफ्यूजन हो गया इसमें। ठीक है, एनीवेज अगर हम मान के चलते हैं कि वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है, ठीक है, बॉक्स हो गया 2 kg, इधर हो गया एक्स एक्सिस, इधर हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वाई एक्सिस में जो फोर्स लग रहा है यानी 10 जे कैप और इसका वेट हो गया 20 जे कैप और बचा हुआ इसको नॉर्मल बैलेंस कर ले रहा है। और एक्स एक्सिस के अलोंग इस पे फोर्स है 20 आई कैप, तो इसका एक्सीलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग अगर निकालें तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इन 10 सेकेंड्स तो हो जाएगा हाफ ए और टी स्क्वायर, तो ये वैल्यू 500 मीटर आती है। आंसर इसमें 500 ही दिया था, ठीक है ना, बट ऑब्वियसली उनको ये बात मेंशन करनी चाहिए थी कि वाई एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड है, बट चलो ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमने वही ले ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में a person standing on a spring balance inside a stationary lift measures 60 kg. The weight of that person if the lift descends with uniform downward acceleration। तो देखो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन अगर है तो g इफेक्टिव की वैल्यू g माइनस ए नॉट हो जाएगी, यानी ये 10 माइनस 1.8 बनेगा, तो ये हो जाएगा 8.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और जब वो लिफ्ट में होगा तो n इधर हो गया, mg इफेक्टिव इधर हो गया, तो यहाँ से n की वैल्यू m इंटू जी इफेक्टिव बनेगी। तो m कितना है उसका, तो m दिया हुआ है 60 kg, जी इफेक्टिव हो गया इसका 8.2, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे सीधे 60 इंटू 8.2, तो ये 492 न्यूटन आ रहा है आंसर। ठीक है, 33 में two masses A and B each of mass m are fixed together by a massless spring। ठीक है, a force acts on B as shown in figure। if the mass A starts moving away from B with acceleration A, then the acceleration of B। तो देखो एक है मास m A और इधर वाला है B। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसके ऊपर हमने लगाया हुआ है फोर्स F और दिया हुआ है इफ द मास A स्टार्ट्स मूविंग अवे फ्रॉम B विद एक्सीलरेशन, ये इधर A एक्सीलरेशन से जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स राइट साइड में लग रहा है MA, तो इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगा, कितना लगेगा उतना ही लगेगा MA। तो B का एक्सीलरेशन अगर हमें चाहिए तो B का एक्सीलरेशन B के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स हो जाएगा F प्लस MA अपॉन मास ऑफ B यानी M, तो F प्लस MA अपॉन M बन रहा है। तो 33 का आंसर मूविंग अवे फ्रॉम B विद एक्सीलरेशन A
देन द एक्सीलरेशन। तो इसका आंसर बी आ रहा है, इसका आंसर भी करेक्शन होगा। 33 का सी लिख रखा है, सी नहीं होगा आंसर, इसका बी होगा। ठीक है ना भाई, सीधा सीधा ये है इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में कि एक अगर बी से अवे जा रहा है तो ए के ऊपर स्प्रिंग फोर्स राइट में लगेगा, तो बी के ऊपर वही स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट में लगेगा, क्योंकि स्प्रिंग जो होगी वो कंप्रेस्ड स्टेट में होगी, और अगर कंप्रेस्ड स्टेट में है तो बी के ऊपर दोनों फोर्सेस लेफ्ट में ही आएंगे, तो ऐड हो जाएंगे। 34 में देखिए, 34 में a block of mass m slides along a floor while the force of magnitude F is applied on it at an angle theta. The coefficient of kinetic friction given, and then the block's acceleration A is given by. ठीक है, then the block's acceleration A is given by. तो इसमें सीधा सीधा हमें ये देखना है, FBD बनानी है इसमें हमको। ये m मास का ये ब्लॉक है भाई, नॉर्मल ऊपर की तरफ हो गया, F के कंपोनेंट अगर करें तो F cos थीटा इधर होगा और F sin थीटा इधर होगा, mg नीचे की तरफ होगा और म्यू इंटू एन का फ्रिक्शन पीछे की तरफ होगा। तो एक्सीलरेशन ए निकालना है, तो यहाँ से अगर इक्वेशन बनाएंगे तो n की वैल्यू होगी mg माइनस एफ साइन थीटा, और एक्सीलरेशन अगर लिखेंगे तो f cos थीटा माइनस म्यू एन इक्वल टू एम ए। तो ये बनेगा f cos थीटा माइनस म्यू एन, एन की जगह लिखेंगे mg माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू देखिए क्या निकल के आती है। ए की वैल्यू अगर आप देखोगे, ए की वैल्यू आप देखो ध्यान से, तो ये बन रही है भाई, देखो एफ अपॉन एम कॉस थीटा बन रही है माइनस म्यू, एम कैंसिल हो जाएगा, जी बनेगा और माइनस एफ अपॉन एम साइन थीटा। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी वाला करेक्ट आ रहा है, देखो। ठीक है, सीधा क्वेश्चन है। 35 35 में consider a frame that is made up of two thin massless rods AB and AC as shown. A vertical force P of magnitude 100 Newton is applied at point A of the frame. ठीक है, इस P का वैल्यू दिया हुआ है हमको 100 न्यूटन, P का वैल्यू दिया हुआ है हमको 100 न्यूटन। AB एंड AC दो रॉड्स हैं, एंगल दिए हुए हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है सपोज द फोर्स P इज रिजॉल्व पैरेलल टू आर्म्स AB एंड AC ऑफ द फ्रेम, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजॉल्व्ड कंपोनेंट्स अलोंग AC बताना है। मतलब ये कह रहा है कि अगर हम P के कंपोनेंट करते हैं AC और AB के अलोंग, तो AC के अलोंग कंपोनेंट कितना आएगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, नॉर्मली हम लोग जब किसी वेक्टर के कंपोनेंट करते हैं, मैं कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ। नॉर्मली जैसे मान लो कि ये ए वेक्टर होता है और हम लोग बोलते हैं कि हमें एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट चाहिए, और अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होती हैं तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाता है सीधे सीधे ए कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाता है ए साइन थीटा। लेकिन अब ऐसे समझो कि अगर हमें किसी वेक्टर के कंपोनेंट ऐसे दो डायरेक्शन में करने हैं जो डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर ना हो, तो उस केस में थोड़ा काम एक्स्ट्रा होगा। मान लो कि एक डायरेक्शन अल्फा है और एक डायरेक्शन बीटा है, तो हमें क्या करना होता है, हमें इसमें एक तरह से ट्रायंगल रूल लगाना है। ट्रायंगल रूल इस तरह से लगाना है कि ए वेक्टर के दो कंपोनेंट करने हैं। लेट से एक को हम बोल रहे हैं A1, एक को A2। ध्यान से देखो, A1 जो है वो एक डॉटेड लाइन के लॉन्ग है और A2 दूसरे डॉटेड लाइन के लॉन्ग। तो A1 और A2 कैसे निकलेंगे, तो ये वाला एंगल भी बीटा होगा
और ये वाला एंगल अगर आप लिखोगे तो ये बनेगा पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो इसमें अगर हम लोग साइन रूल लगाए तो हम लोग लिखेंगे A1 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू A2 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू A अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो यहाँ से A1 की वैल्यू आ जाती है A साइन बीटा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और A2 की वैल्यू आ जाती है A साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। अब हम यही काम अगर इस क्वेश्चन में करें तो सीधे सीधे ऐसे देखिए कि ये जो P है, P के लिए ये दोनों वेक्टर्स कौन कौन से डायरेक्शन में आ रहे हैं। AC के लॉन्ग कंपोनेंट चाहिए हमको, ठीक है ना। तो AC से इसका कितना एंगल बन रहा है, AC से इसका एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल अगर हम लोग निकालें तो ये 145 डिग्री है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस 145, तो क्या ये 35 डिग्री आ रहा है, ये 35 आ रहा है। और ये वाला एंगल अगर देखें तो ये 110 डिग्री आएगा, तो इसका मतलब ये वाला भी 35 ही हो गया। तो एक से एंगल इसका 35 है और एक से एंगल इसका 70 डिग्री है। ठीक है, तो एक तरह से हम यही बोल सकते हैं कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो इसके कंपोनेंट अगर करे जाएंगे तो एक डायरेक्शन ये आया और एक डायरेक्शन ये आएगा, अलोंग AB एंड अलोंग AC कह रहा है, तो AC के अलोंग ऐसे मान लेते हैं, ये हो गया AB और ये हो गया AC। तो अगर हम ध्यान से देखें ये दो कंपोनेंट निकल के आएंगे, इसके साथ एंगल इसका 35 है और इसके साथ ये वाला एंगल 110 डिग्री है, देखिए ध्यान से। ठीक है, तो अलोंग AC वाला कंपोनेंट अगर चाहिए तो जिस लाइन के अलोंग वाला चाहिए होता है दूसरा वाला साइन बीटा यूज करते हैं। तो अलोंग AC हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली 100 साइन 110 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 110 प्लस 35 डिग्री। ठीक है ना, तो यही हमको सॉल्व करना है वैल्यू। तो ये हो जाएगा 100 साइन 110 डिग्री की वैल्यू दी हुई है, इट इज 0.939 अपॉन, इसमें हम लोग लगा देते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए इंटू कॉस बी 0.819 प्लस कॉस ए विच इज -0.342 इंटू साइन बी इज 0.573। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें 0.939 इंटू 0.819 माइनस 0.342 इंटू 0.573, देन इसका रेसिप्रोकल लेंगे इंटू 100 इंटू 0.939, तो ये वैल्यू 163 आ रहा है, तो 163.2 न्यूटन के आसपास AC के अलोंग। ठीक है, अब इसमें एक पॉसिबिलिटी और बनती है, क्वेश्चन तो अच्छा बनाया बट थोड़ा सा मुझे लग रहा है पूछने में गड़बड़ कर गए। अगर हम इसमें ऐसा करें कि P वेक्टर इधर ले लें, और इसका एक कंपोनेंट निकालें AB के अबाउट इधर, और एक कंपोनेंट निकालें AC के अबाउट इधर, तो AB ये वाला डायरेक्शन हो गया और
AC ये वाला डायरेक्शन हो गया, और ये P हो गया, ये P 100 है, तो ये वाला एंगल है पूरा 70 डिग्री, और ये वाला एंगल बनेगा 180 माइनस 35 यानी 145 डिग्री। एक्चुअली इन्होंने जो आंसर दिया है 82, वो कैसे दिया है इसको हटा दो, जो पहले किया हम लोगों ने सही किया है। देखो मेथड जो मैंने ये लिखा हुआ है, ये मेथड तभी एप्लीकेबल है जब हम किसी भी वेक्टर को ऐसे दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहे हैं जो डायरेक्शन आपस में 90 डिग्री पे नहीं हो, तो उसमें यही मेथड लगना है और आंसर भी इनफैक्ट यही आएगा। बट इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सीधे सीधे कॉस ले लिया है, मतलब 100 cos 35 इज द कंपोनेंट अलोंग AC। अब मुझे ये नहीं पता कि जेई मेन ने क्या फाइनली आंसर इसका दिया, तो 100 cos 35 अगर लिखेंगे तो cos 35 की वैल्यू दी हुई है 819, तो ये 81.9 आ जाएगा, तो इसको 82 न्यूटन, 82 आंसर मेरे पास है, ठीक है ना। पर ठीक है, आप समझ लो क्वेश्चन एक्चुअली कैसे करना था, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 36 में। 36 में टू ब्लॉक्स 0.5 एंड 4.5 आर अरेंज्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल, ठीक है। The coefficient of static friction between the blocks given है 3/7 and then the maximum applied, ये वाला सरफेस फ्रिक्शनलेस है और इनके बीच में जो म्यू है इट इज 3/7, ये 0.5 kg है और ये 4.5 kg है। Then the maximum horizontal force applied on larger block so that blocks move together। तो इसमें डायग्राम में तो स्मॉलर में लगा रखा है, तो शायद डायग्राम गलत होगा, ठीक है, इसको स्मॉलर से हटाते हैं, लार्जर पे लगाते हैं, ठीक है। तो देखो जब हम लार्जर पे लगाएंगे तो म्यू इंटू एन इसके ऊपर पीछे की तरफ लगेगा, इस पे म्यू इंटू एन आगे लगेगा, और एन की वैल्यू जो है वो 5 न्यूटन बनेगी। तो म्यू इंटू एन की वैल्यू तो 3/7 इंटू 5 यानी कि 15/7 न्यूटन होगी। तो इस हिसाब से ब्लॉक स्मॉल एम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना बनेगा, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम फोर्स विच इज 15/7 अपॉन इसका मास विच इज 1/2। तो इस हिसाब से मैक्सिमम एक्सेलरेशन 30/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और अगर यही 30/7 हम पूरे सिस्टम का ले लें तो कंप्लीट सिस्टम के लिए एफबीडी हो जाएगी m+m इंटू ए यानी 30/7। तो 30 इंटू 5/7 तो ये 150/7 न्यूटन आ रहा है, 150/7 न्यूटन। अब इसमें कह रहा है कि जी को 9.8 लो, अभी देखा, ठीक है, नहीं लोगे तो क्या है, ये आएगा 21.42, नियरेस्ट इंटीजर 21 ही रहेगा, ठीक है ना, 21 आंसर दिया हुआ है, ठीक है। डायग्राम में करेक्शन होगा, ये जो है इधर लगेगा। देन क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। 37 क्वेश्चन भी जो है HCV का एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। बॉय ऑफ मास 4 kg is standing on a piece of wood having mass 5 kg. If the coefficient of friction between the wood and the floor given है, what is the maximum force that the boy can exert on the rope so that the piece of wood does not move from its place? अब इन्होंने डायग्राम में एक गड़बड़ ये दी है कि वो जो स्ट्रिंग बना रखी है उसको एंगल पे बना रखा है, जबकि सॉल्व करने के लिए हमें उसको वर्टिकली अपवर्ड लेना है। और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली HCV का ही है। तो ये इधर सीलिंग से कनेक्टेड है, ये इधर सीलिंग से कनेक्टेड है, ये इधर फिक्स ग्राउंड से कनेक्टेड है। बॉय ऑफ मास 4 kg स्टैंडिंग ऑन ए वुड ऑफ मास 5 kg। तो देखो बॉय अगर टी फोर्स लगा रहा है तो वही टी टेंशन तीनों पे बनेगा,
और यही टी इस ब्लॉक को आगे की तरफ पुल कर रहा है, और इस ब्लॉक को आगे से आगे मूव करने से रोकने के लिए फ्रिक्शन म्यू इनटू एन का इधर लगेगा। तो इसमें N2 ले लेते हैं, N2 जो ग्राउंड से लग रहा है, और बॉय ओनली का एफबीडी अगर बनाए तो बॉय के ऊपर टी इधर लग रहा है, N1 इधर लग रहा है, और बॉय का वेट 4G नीचे की तरफ। तो N1 प्लस टी इज इक्वल टू 4G। ये बॉय के ऊपर इक्वेशन हो गई। ब्लॉक का इक्वेशन बनाए अगर 5 kg के ब्लॉक का, तो इसके ऊपर ग्राउंड से लगने वाला N2, इधर लगने वाला T, बॉय से लगने वाला N1, बॉय से लगने वाला N1 हो गया, और इसका खुद का वेट हो गया 5G, और इसको रोकने के लिए इधर की तरफ फ्रिक्शन हो गया म्यू N2। म्यू का वैल्यू भी हमको गिवन है 0.5। तो इसके लिए अगर दो इक्वेशन बनाएंगे तो एक होगी N2 इक्वल टू N1 प्लस 5G इक्वेशन 2, और एक बनेगी T इक्वल टू म्यू N2। तो हमें एक्चुअली T की वैल्यू निकालनी है। तो T निकालने के लिए क्या करा जाए, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो N2 आएगा, और इस T वाली इक्वेशन में रख दो, या N2 पहले यहाँ रखो और फिर T उठा के यहाँ रखो, कर लो, इसको सॉल्व ही करना है। तो पहले हम लोग N1 हटा दें अगर, तो N2 इक्वल टू N1 की जगह आ जाएगा 4G माइनस टी एंड प्लस 5G। तो ये हो जाएगा 9G माइनस टी, और N2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं T अपॉन म्यू। म्यू मतलब 0.5 इज 9G माइनस टी। तो यहाँ से मिलेगा 3T इज इक्वल टू 9G। तो T इक्वल टू 30 न्यूटन आ रहा है, 37 का आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली HCV का ही है। अब ये कैसे पता चलेगा कि एंगल पे है कि नहीं, क्योंकि एंगल जब तक दिया नहीं होगा ना तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं एंगल के केस में, और हर एक एंगल पे फिर वैल्यू अलग अलग आएगी। तो एंगल उसने दिया नहीं है तो मैंने 90 ले लिया, ठीक है ना। अब ये सब भी आना चाहिए दिमाग में, क्लिक करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 38 में a body of mass 1 kg rests on horizontal floor with which it has a coefficient of static friction mu equal to 1 by root 3. It is desired to make the body move by applying a minimum possible force F. The value of F will be, तो ये तो हमको मालूम होना, रिजल्ट याद होना चाहिए कि अगर हम F को थीटा एंगल पे लेते हैं तो F की मिनिमम वैल्यू आती है म्यू mg अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। पहले इसको थीटा पे लेके प्रूव करते हैं और फिर थीटा के रिस्पेक्ट में इसको मिनिमाइज करते हैं। तो ये वैल्यू आएगी 1 बाई रूट 3 इंटू mg का मतलब हो गया 10 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई 3। तो ये ऊपर आएगा 10 बाई रूट 3 और नीचे आएगा 4 बाई 3 का रूट, यानी कि 2 बाई रूट 3। तो ये वैल्यू 5 न्यूटन आती है। 38 का आंसर 5 है। ठीक है, 39 में a steel block of 10 kg rests on horizontal floor as shown. When 3 iron cylinders are placed on it as shown, the block and the cylinders go down with an acceleration 0.2 meter per second square. The normal reaction by the floor if mass of the iron cylinders are equal and of 20 kg each. A steel block of mass 10 kg rests on horizontal floor. When 3 iron cylinders are placed on it, the block and the cylinders go down with an acceleration 0.2 meter per second square. मतलब हम इस पूरे को 0.2 से नीचे ले जा रहे हैं। तो हमें बताना है कि द नॉर्मल रिएक्शन आर बाई द फ्लोर इफ द मास ऑफ ईच, अरे सीधा सीधा
एन ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, तो टोटल mg हो जाएगा 3 आयरन के ब्लॉक हो गए। फ्रिक्शन भी दिया है, फ्रिक्शन क्यों दिया है? द ब्लॉक एंड द सिलेंडर। फ्रिक्शन का तो मुझे नहीं लगता कोई काम है इसमें। टोटल वेट हो जाएगा 20 20 20 60 और 10 70। तो 70g माइनस आर इज इक्वल टू 70 इंटू ए। तो यहाँ से आर की वैल्यू 700 माइनस 14 आ रही है। तो ये सीधे सीधे 686 न्यूटन हो जाएगा। डी ऑप्शन मैच भी कर रहा है, ठीक है ना। कुछ है ही नहीं फ्रिक्शन। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है तो उसका नॉर्मल चेंज होगा। फ्रिक्शन का कोई काम ही नहीं है, कोई स्लिपिंग हो ही नहीं रही है। क्वेश्चन नंबर 40 में द नॉर्मल रिएक्शन एन फॉर अ व्हीकल ऑफ 800 kg मास negotiating a turn on a 30-degree banked road at maximum possible speed without skidding। तो ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। 30 डिग्री का ये टर्न है। नॉर्मल रिएक्शन हमको बताना है। तो देखिए एन इधर लग रहा है, mg इधर लग रहा है, और टर्न निगोशिएट करेंगे तो रेडियल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर है। तो n cos 30 mg के बराबर होगा और n sin 30 m इंटू ए आर के बराबर होगा, यानी v स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू आएगी g इंटू आर टेन थीटा। एन ही निकालना है ना केवल, तो n तो पहली इक्वेशन से आ जाएगा। n की वैल्यू हो जाएगी mg अपॉन cos 30। तो mg की जगह लिखेंगे 800 इंटू 10 और cos 30 की जगह √3/2। तो ये वैल्यू देखिए कितनी बन रही है। ये आ जाएगा 16,000 अपॉन √3। तो 10 पावर 3 अलग कर दो, तो 16 अपॉन √3 अगर करते हैं तो ये 9.2 के आसपास आ रहा है। cos 30 is √3/2, 8,000 16,000, तो 16 अपॉन √3 आ रहा है। Normal reaction n for a vehicle of 800 kg mass negotiating a turn on a 30-degree banked road at maximum possible speed। ओके, इसको मैंने अभी चेक किया तो इसमें एक डेटा मिसिंग है। एक्चुअली क्वेश्चन में cos 30 भी दिया हुआ था पेपर में 0.87 और म्यू एस का वैल्यू दिया हुआ था, क्योंकि मैं तो उसको स्मूथ सरफेस लेके इसीलिए चल रहा था। तो अगर म्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो उस केस में फिर इक्वेशंस वगैरह सब चेंज हो जाएंगी। अब इस केस में क्या होगा कि जब वो कह रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, तो उस केस में इसकी टेंडेंसी बाहर की तरफ स्लिप करने की होगी, तो म्यू इंटू एन और लगेगा अंदर की तरफ और ए आर इधर की तरफ आएगा। तो अब इक्वेशन बनेगी एन cos 30 इज इक्वल टू mg प्लस म्यू एन साइन 30। ठीक है, ये हो गई वर्टिकल में। और रेडियल लाइन के लॉन्ग इक्वेशन बनेगी म्यू एन cos 30 प्लस एन साइन 30 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये इक्वेशन 2 रहेगी। तो अब यहां से अगर हमें एन निकालना है, म्यू भी हमको दिया ही हुआ है, ठीक है ना, तो एन हमारी फर्स्ट इक्वेशन से निकल आएगा। फर्स्ट इक्वेशन से एन की वैल्यू आएगी mg अपॉन cos 30 माइनस म्यू साइन 30। ठीक है,
mg का मतलब हो गया इस केस में, अब इसको g को भी 9.8, नहीं तो पिछला क्वेश्चन था, सॉरी। हाँ, mg का मतलब हो गया 800 kg है, तो 800 इंटू 10 रख देते हैं। cos 30 इज 0.87 माइनस म्यू का मतलब 0.2 एंड साइन 30 इज 1/2। तो ये एक तरह से 8000 अपॉन 0.77 आएगा, और 8000 अपॉन 0.77 अगर हम लोग निकालें तो ये 10.3, ठीक है ना। तो ये 10.3 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। तो आंसर इसका फिर ए पार्ट करेक्ट आएगा, ठीक है ना। ये डेटा इसमें मिसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में द लेंथ ऑफ अ मेटल वायर इज L1 when the tension is T1 and is L2 when the tension is T2, then the natural length। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि नेचुरल लेंथ अगर L0 है तो T1 इज इक्वल टू K टाइम्स L1 माइनस L0, क्योंकि एक्सटेंशन के प्रोपोर्शनल होगा ना, और T2 इज इक्वल टू K टाइम्स L2 माइनस L0। तो हमें यहाँ से L0 चाहिए, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो यहाँ से आएगा T1 अपॉन T2 इज L1 माइनस L0 अपॉन L2 माइनस L0। तो यहाँ से L0 की वैल्यू देखिए क्या आएगी। L0 की वैल्यू यहाँ से आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, T1 L2 माइनस T1 L0 इक्वल टू T1 अपॉन T2 है, T2 L1 माइनस T2 L0। तो यहाँ T2 माइनस T1 L0 इक्वल टू T2 L1 माइनस T1 L2। तो ये ऑप्शन सी वाला मैच कर रहा है, देखो ठीक है ना, सीधा सीधा। ये स्प्रिंग फोर्स की तरह लिया है, स्प्रिंग की तरह। भाई कोई भी मेटल वायर है तो उसके अंदर भी इलास्टिसिटी तो होगी ना। तो अगर उसकी एक्चुअल लेंथ L1 दी हुई है, तो मैंने ये मान लिया है कि अगर ये एक्चुअल लेंथ पूरी L1 है और नेचुरल लेंथ इसकी L0 है, तो इसका जो एक्सटेंशन होगा वो L1 माइनस L0 होगा, एक्सटेंशन फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 42 में। 42 में a body of mass m is launched up on a rough inclined plane making an angle 30 degree. The coefficient of friction is root x upon 5 if the time of ascent is half the time of descent। अब ये भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, पहले भी आया था। 30 डिग्री पे है, तो हमने इसको m मास है, ऊपर की तरफ हमने इसको थ्रो किया लेट से कुछ वेलोसिटी से, तो ऊपर जाने का टाइम मतलब जब तक इसकी वेलोसिटी 0 होती है, और नीचे वापस आने का टाइम, दोनों सिचुएशन में इसने डिस्टेंस तो सेम ही कवर की है। अच्छा ये बताओ, जब ऊपर जा रहा होगा तो इसका जो रिटार्डेशन होगा उसको हम लोग लिखेंगे g sin 30 प्लस म्यू cos 30, और जब ये नीचे की तरफ एक्सीलरेट होके आ रहा होगा तो इसका एक्सीलरेशन लिखेंगे g sin 30 माइनस म्यू cos 30। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा ट्रिक यूज करें अगर, तो काफी कम टाइम में हो जाएगा क्वेश्चन, रिलेटिवली कम टाइम में, कि भाई कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन जो है वो सिमेट्रिक होता है। तो हम ऐसे मान लेते हैं कि दोनों केस में वो v इक्वल टू 0, यानी b पॉइंट से स्टार्ट हुआ, a पॉइंट पे आया, एक बार उसका एक्सीलरेशन a1 है, एक बार उसका एक्सीलरेशन a2 है, तो उसको जो टाइम लग रहा है तो उसमें दिया है टाइम ऑफ एसेंट, यानी जाते समय जो टाइम है इज हाफ ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट, यानी t1 इज t2/2, और टाइम जो लगेगा कांस्टेंट एक्सीलरेशन में वो अंडर रूट ऑफ 2s/a के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग डायरेक्टली बोलें कि जो a1 अपॉन a2 होगा वो t2 अपॉन t1 का होल स्क्वायर होगा, और t2 अपॉन t1 का होल स्क्वायर यानी 4 होगा। तो a1 और a2 की वैल्यू रख दो, क्या आएगी, sin 30 प्लस म्यू cos 30 डिवाइडेड बाई sin 30 माइनस म्यू cos 30, एंड दिस इज इक्वल टू 4। वैल्यू रख देते हैं इसमें इधर आएगा 1 प्लस म्यू रूट 3 अपॉन 1 माइनस
म्यू रूट 3 इज 4। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस म्यू रूट 3 इज 4 माइनस 4 म्यू रूट 3। तो यहाँ से आ जाएगा 5 रूट 3 म्यू इज इक्वल टू 3। तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी रूट 3 अपॉन 5। तो जो x हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो x की वैल्यू, उस x की वैल्यू 3 बनेगी 42 में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 43 में। 43 में a particle of mass m originally at rest is subjected to a force whose direction is constant but magnitude varies with time according to the relation। तो ये फोर्स हमको दिया हुआ है F इज इक्वल टू एफ नॉट ब्रैकेट 1 माइनस टी माइनस कैपिटल टी अपॉन कैपिटल टी होल स्क्वायर, वेयर एफ नॉट एंड टी आर कॉन्स्टेंट, the force acts only for a time interval 2t, the velocity v of the particle after time 2t। तो सीधे सीधे फोर्स को हम लोग लिखते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को लिख देते हैं dv बाई dt। तो एफ नॉट अपॉन m इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी अपॉन टी होल स्क्वायर इंटू dt इज इक्वल टू dv। तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ये। इसको हमें 0 से v इंटीग्रेट करना है और इसको 0 से 2t इंटीग्रेट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या आएगी, एफ नॉट बाई एम। अब 1 का इंटीग्रेशन तो t हो जाएगा तो वो तो 2t बनेगा, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर वैसे का वैसा आएगा, और t माइनस टी का होल स्क्वायर है उसका इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा t माइनस टी का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3। और इसमें हम लोग लिमिट्स रखेंगे 0 से लेके 2t। तो देखो ये वैल्यू क्या आती है, इसी को सॉल्व करते हैं। एफ नॉट अपॉन एम ब्रैकेट, ये टर्म है 2t माइनस अब इसमें देखो 1 अपॉन 3t स्क्वायर बाहर ले लेते हैं और इसमें 2t रखेंगे अगर, तो ये 2t का होल क्यूब बनेगा, यानी 8t क्यूब माइनस 0 रखेंगे तो t क्यूब बनेगा, ये आ रहा है। तो यहाँ से देखो कितना बन रहा है ये, एफ नॉट अपॉन एम, टी बाहर ले लो तो ये हो गया 2 माइनस 7/3। 2 माइनस 7/3 आ रहा है। टू माइनस 7/3 के हिसाब से तो 1/3 बच रहा है, कैलकुलेशन ही चेक करो फिर से। टी माइनस टी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो 1 का तो इंटीग्रेशन मैंने 2t ले लिया, माइनस टी माइनस टी होल स्क्वायर है, टी स्क्वायर भी बाहर चला गया, होल क्यूब बाई 3 आ गया, 2t रखेंगे, सॉरी मैंने गड़बड़ किया, 2t अगर रखेंगे यहाँ पे, हाँ 2t रखेंगे अगर, तो 2t माइनस टी, टी क्यूब बचेगा, 8t क्यूब नहीं बचेगा, टी क्यूब बचेगा, और 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो भी टी क्यूब बचेगा, तो ये टर्म तो 0 हो जा रहा है। जीरो रखेंगे तो -2 क्यूब होगा तो प्लस हो जाएगा, कैलकुलेशन ही चेक करो बस सही से। तो ये क्या आएगा, 2 माइनस 2/3, हाँ अब सही आया, तो ये आया 4/3 एफ नॉट टी अपॉन एम। ठीक है ना, तो ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 में 44 में द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स दिया हुआ है, ये भी फिर से सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज 0.5, इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, एंड द टेबल इज स्मूथ।
द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स, अब सेम टू सेम क्वेश्चन ही कई बार आ चुका है कि मैक्सिमम फोर्स बताओ जिनसे दोनों साथ में चले। तो देखो अगर 0.5 इसका है तो इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन 5 ही हो सकता है, डायरेक्ट बोलो तो एफ की वैल्यू टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन, तो ये 15 न्यूटन हो गया आंसर। ठीक है ना। 45 में the boxes of masses 2 kg and 8 kg are connected by a massless string passing over a smooth pulley. Calculate the time taken by box of mass 8 kg to strike the ground starting from rest. तो बेसिकली 8 kg का एक्सीलरेशन चाहिए। और ये 2 बॉडी सिस्टम भी है, तो अगर हम यहाँ टेंशन टी लें, यहाँ टी लें, यहाँ टी लें, तो यहाँ टेंशन 2t होगा। अगर ये a एक्सीलरेशन से नीचे जाएगा तो ये 2a एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा। ये हम लोग कंस्ट्रेंट के हिसाब से लिख रहे हैं। तो t माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, और 8g माइनस 2t इज इक्वल टू 8a। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 में 2 मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो ये आएगा 80 माइनस 40, और 8 है प्लस 8 है तो ये हो जाएगा 16 है। तो यहाँ से a की वैल्यू 40/16 कितना बनेगा, ये 40/16 10/4 यानी 5/2 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 8 kg को 20 सेंटीमीटर ट्रैवल करना है तो सीधे सीधे हाफ 80 स्क्वायर लगाएंगे, तो t इक्वल टू 2s/a। तो s की जगह लिखेंगे हम लोग 0.2, a की जगह लिखेंगे 2.5। देखो कितना बनेगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 4/25, तो ये 2/5 आ जाएगा, यानी कि 0.4 सेकेंड्स। 0.4 सेकेंड का मतलब ए आंसर इसमें करेक्ट है 45 में। 46 में आते हैं। 46 में a car is moving on a plane inclined at 30 degree to the horizontal with an acceleration 10 meter per second square parallel to the plane upward. A bob is suspended by a string of the roof of the car. The angle that the car makes with the string makes with the vertical. तो देखो 30 डिग्री एंड सिंपली इसमें कह रहा है कि एक कार है, बॉक्स जैसा ले लेते हैं, ठीक है। कार इज मूविंग ऑन अ प्लेन इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू द प्लेन अपवर्ड, यानी इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो देखो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू कार सॉल्व करेंगे, तो किसी भी मास के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस हैं ये जरा ध्यान से देखो। तो देखो इसके ऊपर mg नीचे की तरफ लगेगा और सूडो फोर्स m इंटू ए का इधर लगेगा। तो इस केस में जो सूडो फोर्स है वो भी m इंटू जी इधर की तरफ ही है, क्योंकि वो भी g के इक्वल ही है एक तरह से। तो ये भी mg, ये भी mg, और इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री आएगा। इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री आएगा। तो अगर हम mg इधर की तरफ हो गया पैरेलल टू द प्लेन अपवर्ड, कार ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो सूडो फोर्स हम लोग m इंटू ए नॉट का नीचे की तरफ लेंगे, mg ऑलरेडी नीचे की तरफ है, तो जो स्ट्रिंग होगी वो इसी के अलोंग बनेगी। क्यों भाई, स्ट्रिंग इसी के रिजल्टेंट के अलोंग होगी, क्योंकि ये t बनेगा, ये वाला t बनेगा। तो अब अगर ये एंगल पूरा देखा जाए तो 60 डिग्री आएगा, तो ये 30-30 आएगा, तो ये 30-30 आएगा, तो ये वर्टिकल से कितना बनाएगा, ये इंपॉर्टेंस है। तो वर्टिकल से इसका एंगल 30 डिग्री हो जाएगा आंसर। ठीक है ना भाई, बॉब के ऊपर हमने रिजल्टेंट फोर्स निकाले और रिजल्टेंट फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए टी लगेगा, तो टी का वर्टिकल से एंगल 30 डिग्री हो गया।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में स्टेटमेंट 1 कह रहा है इफ द थ्री फोर्सेज F1 F2 आर रिप्रेजेंटेड बाय द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल and F1 plus F2 and minus F3, then these three forces are concurrent forces and satisfies the condition for equilibrium. A triangle made up of three forces as its sides taken in the same order satisfies the condition of translatory equilibrium. In the light of above statement, केवल ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो डी ऑप्शन में स्टेटमेंट 1 फिर से पढ़ते हैं, कुछ मुझे तो इनकम्प्लीट सा लग रहा है। स्टेटमेंट 1, इफ द थ्री फोर्सेज F1 F2 F3 आर रिप्रेजेंटेड बाय द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड F1 प्लस F2, एक्चुअली यहाँ पे मुझे लगता है इक्वल होना चाहिए, F1 प्लस F2 इक्वल टू माइनस F3। तो सही बात है भाई, देखो F1 प्लस F2 अगर माइनस F3 के इक्वल है तो बात तो वही हो गई ना कि F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये तीनों फोर्सेस अगर एक ही पॉइंट पे लगेंगे, मतलब F1 F2 F3 एक ही पॉइंट पे लगेंगे, तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 तो मुझे सही लग ही रहा है, स्टेटमेंट 2 भी यही चीज लिखी हुई, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, उसमें करेक्शन है वो करेक्शन कर लो, एंड नहीं है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना, इक्वल। 48 देखिए, 48 क्वेश्चन में a block of mass m slides on the wooden wedge which in turn slides backwards on the horizontal surface. The acceleration of block with respect to the wedge is, acceleration of block with respect to wedge। तो देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका एक्सीलरेशन A0 इधर ले लेते हैं और इसका A1 ले लेते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। एक n इस पे इधर लगेगा, इस पे mg इधर लगेगा, ग्राउंड से इस पे n2 इधर से लगेगा, ठीक है, इसका कैपिटल mg इधर लगेगा। दोनों का FBD अलग अलग बना लेते हैं। देखो स्मॉल m का अगर FBD बनाएंगे इसमें, तो इधर की तरफ हो गया n, इधर की तरफ हो गया mg, सूडो फोर्स अगर लगाएं तो इधर की तरफ इस तरफ लगाएंगे सूडो फोर्स हम स्मॉल m इंटू A0 का, और इस डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन दिया है A1। फोर्सेस अगर देखें ध्यान से तो ये वाला एंगल 30 डिग्री बनेगा और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री बनेगा। तो इसके लिए इक्वेशन आएगी n प्लस MA0 साइन 30 इज इक्वल टू mg cos 30, और डाउन द इंक्लाइन बनेगी MA0 cos 30 प्लस mg साइन 30 इज इक्वल टू MA1। ये दो इक्वेशन हो गई इस स्मॉल m के लिए। और वेज के लिए अगर बनाएंगे तो n का साइन थीटा कॉम्पोनेंट, भाई n वर्टिकल से 30 बना रहा है, तो n का जो साइन 30 कॉम्पोनेंट है वो इसको कैपिटल M इंटू A0 दे रहा है। तो आप ध्यान से देखो, तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, अननोन है इसमें n, A0 और A1, और इसमें हमको A1 फाइंड आउट करके निकालना है। तो इसको सॉल्व कर लेना, मैं नहीं सॉल्व कर रहा है इसको, डी ऑप्शन इसमें आंसर में दिया हुआ है, चेक कर लेना, ठीक है। फोर्टी 49 में पढ़ते हैं फिर। 49 में कह रहा है an object of mass m is being moved with a constant velocity under the action of a applied force of 2 Newton along the frictionless surface with the following surface profile। ये क्वेश्चन फिर से थोड़ा अधूरा है। द करेक्ट ग्राफ
द करेक्ट ग्राफ ऑफ फोर्स वर्सेस डिस्टेंस निकालना है इसमें, ठीक है ना। तो ये तो अब देखो मास दिया नहीं, थीटा दिया नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी बोल रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि जो फोर्स है उतना ही लगाना पड़ेगा जितना वेट के बराबर है, तो 2 न्यूटन का फोर्स हमको लगाना पड़ेगा। जब ये ऊपर की तरफ ले जा रहा है, क्या क्या ऑप्शन है, अच्छा 2 न्यूटन है और -2 न्यूटन है। देखो कांस्टेंट फोर्स लगाना पड़ेगा, ये तो क्लियर है ना भाई। जब भी ये स्लांट सरफेस पे मूव कर रहा है, सीधा सीधा स्लांट सरफेस पे अगर मूवमेंट है तो पूरे के पूरे सरफेस पे उसको कांस्टेंट फोर्स ही लगाना पड़ेगा, चेंज नहीं करना पड़ेगा। मतलब ए से लेके बी तक फोर्स चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट ही होगा। अब ये अप द इंक्लाइन है, ये ऐसे कह लो कि इस तरफ है, और जब ये नीचे उतर रहा होगा तब इस फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तब इस फोर्स का डायरेक्शन हमको इधर की तरफ लेना पड़ेगा, मोशन के अपोजिट लेना पड़ेगा, ऐसे कह सकते हैं। इस केस में वेलोसिटी के अलोंग है और इस केस में वेलोसिटी के अपोजिट है। तो एक बार हम इसको +2 बोल देंगे, एक बार -2 बोल देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, अजीब सा ही है, बट ऑप्शन देख के उस हिसाब से फिर तो +2 -2 में ही आंसर देना है, तो ए लगा देते हैं फिर, ठीक है ना। 49 एंड क्वेश्चन नंबर 50। When a body slides down from rest along a smooth inclined plane making an angle 30 degree with horizontal, it takes time t. When the same body slides down from rest along a rough inclined plane making a same angle through the same distance, it takes alpha t. Alpha is greater than 1. The coefficient of friction बताना है हमको। तो हमको मालूम है जब स्मूथ पे नीचे आती है तो उसका एक्सेलरेशन होता है g sin थीटा। और जब रफ में नीचे आएगी तो उसका एक्सेलरेशन होगा g sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ठीक है। और हमको दिया हुआ है कि जो टाइम लग रहा है, यानी कि t2 जो है, ऐसे लिखते हैं, t1 की वैल्यू t दी हुई है और t2 की वैल्यू अल्फा t दी है। इसका मतलब है कि t2 अपॉन t1 अल्फा के बराबर है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 अल्फा स्क्वायर के बराबर होगा। तो बस a1 अपॉन a2 निकालते हैं, साइन 30 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस √3 म्यू बाई 2, दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 माइनस √3 म्यू इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस √3 म्यू अल्फा स्क्वायर। तो म्यू इंटू √3 अल्फा स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर -1। तो म्यू की वैल्यू आएगी 1 अपॉन √3 एंड ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर -1 अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में जो 1/√x है वो x की वैल्यू 3 हो जाएगी सीधे सीधे, ठीक है ना। मोस्टली क्वेश्चन इस डीपीपी में सब रिपीटिंग है, एक टाइप के हैं, जिसमें मुझे लगता है कि अब इतना सॉल्व करने के बाद ये लग रहा है कि इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक और ब्लॉक में जो एक सर्टेन टाइप का प्रॉब्लम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बाकी बहुत जनरल से क्वेश्चन है, सिंपल एफबीडी बेस्ड। ओके, थैंक यू।